Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is गोदावरी एस्चुअरी इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो गोदावरी एस्चुअरी है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम इसके बारे में जानेंगे। गोदावरी एस्चुअरी इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेसिंग ड्यू इग्नोरेंस डिस्पाइट मीटिंग ऑल 9 क्राइटेरिया ऑफ रामसर कन्वेंशन। जो गोदावरी एस्चुअरी है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वो इग्नोरेंस का उसको सामना करना पड़ा जबकि वो पूरा कर रहा है सारे ही 9 क्राइटेरिया को रामसर कन्वेंशन का। तो हम जानेंगे गोदावरी एस्चुअरी के बारे में, फिर वो जो 9 क्राइटेरिया इसके बारे में भी एक एक करके। एस्चुअरी इंक्लूडिंग 235.70 स्क्वायर किलोमीटर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन ऑफ द रेयरेस्ट इको रीजन ऑन दी अर्थ। जो ये आपका गोदावरी एस्चुअरी है जो कि इंक्लूड करता है 235.70 स्क्वायर किलोमीटर का कोलंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया को, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट इको रीजन है अर्थ का। ये आपका होम है इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर का सुंदरबन के बाद। जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इनहेबिटेड किया गया है 115 इंडेंजर फिशिंग कैट, जैसे कि आपका प्राइनोलेरस विवेरियस, ऑलिव लिटल टर्टल, इंडियन स्मूथ कोटेड ऑटर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के द्वारा। आप समझ सकते होंगे इसका इंपॉर्टेंट। तो क्या 9 क्राइटेरिया जो कि रखा गया है रामसर कन्वेंशन में जिसको कि ये फुलफिल कर रहा है, उसके बाद भी इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए न्यूज में आया है। तो उस क्राइटेरिया को हम देखते हैं। इट कंटेन ए रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द एप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन। ये कंटेन करता है एक रिप्रेजेंटेटिव रियर और यूनिक एग्जाम्पल को नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का, जो कि पाए जाते हैं एप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिकल रीजन पे। जो क्राइटेरिया 2 है ये सपोर्ट करता है वल्नरेबल, इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज को, थ्रेटन इकोलॉजिकल कम्युनिटी को। क्राइटेरिया 3 जो था ये सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन को प्लांट और एनिमल स्पीसीज का, जो कि इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक पार्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन के लिए। क्राइटेरिया 4 जो है ये सपोर्ट करता है प्लांट और एनिमल स्पीसीज को क्रिटिकल स्टेज में उनके लाइफ साइकिल के, और प्रोवाइड करता है रिफ्यूज उनके एडवर्स कंडीशन पे। ये क्राइटेरिया 5 को भी फुलफिल कर रहा है। रेगुलेट करता है सपोर्ट को 20,000 और उससे अधिक वाटर वर्थ को। क्राइटेरिया 6 जो है ये रेगुलरली सपोर्ट करता है 1% इंडिविजुअल के पॉपुलेशन का, एक स्पीसीज या सब स्पीसीज के वाटर वर्थ का। ये सपोर्ट करता है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन को इंडाइजेनस फिश के सब स्पीसीज का, जो स्पीसीज या फैमिलीज व जिसका लाइफ हिस्ट्री स्टेटस व स्पीसीज के इंट्रैक्शन पॉपुलेशन को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है वेटलैंड के बेनिफिट के लिए और वैल्यू रखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड के लिए फिशेज का, स्पॉनिंग ग्राउंड है, नर्सरी और माइग्रेशन पार्ट को भी लिए भी काम कर रहा है, साथ साथ वेटलैंड के लिए और बाकी पे ये डिपेंड करता है। ये रेगुलरली सपोर्ट करता है 1% इंडिविजुअल के पॉपुलेशन को, एक स्पीसीज का या सब स्पीसीज का वेटलैंड का, जो कि डिपेंडेंट है नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज पे। तो ये 9 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इग्नोरेंस किया जा रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है जल्द से जल्द। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइनिफ ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC। तो जो आपका HNLC है इसके बारे में हम जानेंगे। द आउटलॉड हाइनिफ ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल हैज क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द रिसेंट लो इंटेंसिटी IED ब्लास्ट। जो अभी हाल ही में आउटलॉड हाइनिफ ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है उन्होंने क्लेम किया है रिस्पांसिबिलिटी को, जो हाल ही में लो इंटेंसिटी का IED ब्लास्ट हुआ था उसके लिए। HNLC जो कि डिमांड करते हैं एक सोवरिन खासी होमलैंड को मेघालय पे, ये ब्रेक अवे फैक्शन है हाइनिफ ट्रेप आइकलिक लिबरेशन काउंसिल HALC का, जो कि पहला मिलिटेंट ट्राइबल आउटफिट था इस स्टेट का, जिसको कि बनाया गया था मिड 1980 पे। हाइनिफ ट्रेप रिफर करता है खासी और जेंटिया कम्युनिटीज के लिए, और अचीक जो है वो गारो कम्युनिटी के लिए है। HNLC is seen as representative of Khasi identity and pride, and most of the top leadership is based out of Bangladesh। और जो HNLC है उसको देखा जाता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है खासी आइडेंटिटी और प्राइड के लिए, और इसके जो ज्यादातर टॉप लीडरशिप है वो बेस्ड है आपका बांग्लादेश में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रोन रूल 2021। तो जो ड्रोन के लिए रूल तैयार किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे 2021 का। एज ऑन 31 दिसंबर 2021 9 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सेट अप बाय द एंटाइटीज अंडर गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनरशिप। 31 दिसंबर 2021 तक 9 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है एंटाइटीज के द्वारा गवर्नमेंट या प्राइवेट ओनरशिप में। एज पर ड्रोन रूल 2021 एनी पर्सन हु इंटेंड टू ऑब्टेन द ऑथराइजेशन टू एस्टैब्लिश अ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन shall submit an application to the Director General of Civil Aviation in Form D5 on the Digital Sky platform along with the specified fees। और ड्रोन रूल 2021 के अनुसार कोई भी पर्सन जो कि इच्छुक है ऑब्टेन करने के लिए ऑथराइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को उनको सबमिट करना होगा एक एप्लीकेशन को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास फॉर्म D5 के तौर पे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफाइड फीस के साथ।
ड्रोन मैनेजमेंट इन इंडिया, जिस तरीके से ड्रोन को मैनेज किया जाता है भारत में, हम इसको समझते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑन September 15 approved a production linked incentive scheme for drones and drone component with an allocation of rupees 120 crore spread over 3 फाइनेंशियल ईयर। जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने सितंबर 15 को अप्रूव कर दिया था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट के लिए, जिसके लिए उन्होंने एलोकेट किया था रुपीज 120 करोड़ को, जो कि 3 साल के फाइनेंशियल ईयर पे दिया जाना था। द मिनिस्ट्री हैड ऑन August 25 notified the drone rule 2021 that is the regulation of drone operation in India by reducing the number of forums that need to be filled to operate them from 25 to 5 and decreasing the type of fees charged from the operator from 22 to 4। और जो मिनिस्ट्री था उन्होंने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन रूल 2021 को, उन्होंने आसान कर दिया था रेगुलेशन को ड्रोन के ऑपरेशन को लेकर भारत में, रिड्यूस कर दिया था जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है जिसकी आवश्यकता पड़ती थी फील्ड करने के लिए, ऑपरेट करने को ड्रोन को, पहले ये 25 था उसको कम करके 5 कर दिया किया था, और डिक्रीज कर दिया था जो फी भी पहले लगता था ऑपरेटर को 22 से उसको कम करके 4 कर दिया गया था। तो जो न्यू ड्रोन रूल है हम इसके बारे में समझेंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शैल बी डेवलप्ड एज ए बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम। जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया जाएगा एक बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तौर पे। नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन एंड अप टू 200 फीट इन द एरिया बिटवीन 8 एंड 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट परमीटर। कोई भी फ्लाइट के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी 400 फीट तक ग्रीन जोन पे और 200 फीट तक जो एरिया है 8 से 12 किलोमीटर के एयरपोर्ट के पेरीमीटर का। नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन फॉर नॉन कमर्शियल यूजेज, नैनो ड्रोन एंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी माइक्रो ड्रोन के लिए या नॉन कमर्शियल यूज के लिए, अगर नैनो ड्रोन हो व रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए हो तो। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्रोन ऑपरेशन बाय फॉरेन ओन कंपनी रजिस्टर इन इंडिया। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा अगर ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है फॉरेन ओन कंपनी के द्वारा, अगर वो रजिस्टर होंगे भारत में तो। इंपोर्ट ऑफ ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट टू बी रेगुलेटेड बाय DGFC। जो इंपोर्ट होगा ड्रोन का व ड्रोन के कंपोनेंट का इसको रेगुलेट किया जाएगा DGFT के द्वारा। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस। कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होगी रजिस्ट्रेशन के पहले व लाइसेंस इशुएंस के पहले। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वॉर्थिनेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रायर परमिशन एंड रिमोट पायलट लाइसेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटाइटीज। कोई भी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होगी सर्टिफिकेट की, एयर वॉर्थिनेस की, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रायर परमिशन और रिमोट पायलट लाइसेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटाइटीज के लिए। कवरेज जो है ड्रोन का अंडर ड्रोन रूल 2021 का जो था उसको इंक्रीज कर दिया गया, 300 kg से 500 kg कर दिया है। ये अब कवर कर सकेगा ड्रोन टैक्सी को भी। जो इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वॉर्थिनेस था जो कि डेलिकेटेड था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो सर्टिफिकेशन इंटाइटीज था वो अब इसको ऑथराइज कर सकेंगे। मैन्युफैक्चर में जनरेट दियर ड्रोन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट। और अब जो मैन्युफैक्चर है वो जनरेट कर सकेंगे खुद के ड्रोन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट से। मैक्सिमम पेनल्टी अंडर ड्रोन रूल 2021 रिड्यूस टू INR 1 lakh। दिस शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू पेनल्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ अदर लॉ। और जो मैक्सिमम पेनल्टी था ड्रोन रूल 2021 के अंतर्गत उसको कम करके 1 लाख कर दिया गया है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा अगर पेनल्टी जो है आपका अगर आप वायलेट करेंगे दूसरे लॉ को तो। ड्रोन कॉरिडोर विल बी डेवलप फॉर कार्गो डिलीवरीज। ड्रोन कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा कार्गो डिलीवरीज के लिए भी। ड्रोन प्रमोशन काउंसिल टू बी सेटअप टू फैसिलिटेट अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजाइम। और ड्रोन प्रमोशन काउंसिल को सेटअप किया जाएगा ताकि फैसिलिटेट किया जा सके एक बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजाइम को। नीड फॉर स्ट्रक्चरल रूल एंड रेगुलेशन, लेकिन आवश्यकता है कि स्ट्रक्चर रूल और रेगुलेशन भी हो। रिसेंटली ड्रोन वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू ड्रॉप एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ट्रिगरिंग ब्लास्ट इनसाइड एयरफोर्स स्टेशन टेक्निकल एरिया इन जम्मू। अभी हाल ही में देखा गया था कि ड्रोन का उपयोग किया गया था पहली बार ड्रॉप करने के लिए एक्सप्लोसिव डिवाइस को, और ट्रिगर किया गया था इसके माध्यम से ब्लास्ट को एयरफोर्स स्टेशन के इनसाइड टेक्निकल एरिया में जम्मू के। पास्ट 2 साल से देखा गया है कि ड्रोन जो है उसको काफी ज्यादा डिप्लॉय किया जा रहा है रेगुलरली पाकिस्तान बेस्ड आउटफुट के द्वारा स्मगल करने के लिए आर्म्स को, एम्युनिशन को और ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी पे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर 167 ड्रोन साइटिंग वेर रिकॉर्डेड अलोंग द बॉर्डर विथ पाकिस्तान इन 2019 एंड इन 2020 देयर वेर 77 सच साइटिंग। और गवर्नमेंट के फिगर के अनुसार 167 ड्रोन को देखा गया था रिकॉर्ड पे बॉर्डर पे पाकिस्तान के 2019 पे, और 2020 पे ये 77 था। जो रैपिड प्रोलिफरेशन हो रहा है ड्रोन
ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसके ग्लोबल मार्केट का हाल फिलहाल के सालों पे, जो पॉसिबिलिटी है ड्रोन अटैक का, इसको आप ओवररूल नहीं कर सकते हैं कि जो सेफेस्ट सिटी है वर्ल्ड का वहां पे भी ड्रोन से अटैक किया जा सकता है। तो ये एक क्रिटिकल इश्यू है जिसको सोचना होगा और इस पर डील करना होगा। ड्रोन आर बिकमिंग सिक्योरिटी थ्रेट पार्टिकुलरली इन कॉन्फ्लिक्ट जोन वेयर नॉन स्टेट एक्टर आर एक्टिव एंड हैव इजी एक्सेस टू दी टेक्नोलॉजी। और ड्रोन जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है पार्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जोन पे, जहां पे नॉन स्टेट एक्टर जो है वो काफी एक्टिव है और इजिली एक्सेस कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो जो ड्रोन का कैटेगराइजेशन है इंडिया का, हम इसको देखते हैं। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बट दी नैनो कैटेगरी। तो रजिस्ट्रेशन है वो आवश्यकता है सारे के लिए, नैनो कैटेगरी को छोड़ के। नैनो मतलब लेस देन व इक्वल टू 250 ग्राम है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। माइक्रो फ्रॉम 250 ग्राम से 2 kg, स्मॉल 2 kg से 25 kg, मीडियम 25 kg से 150 kg और लार्ज ग्रेटर देन 150 kg। तो जो आपका माइक्रो से लार्ज है इस कैटेगरी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो मैंडेटरी है। सिग्निफिकेंस क्या है ड्रोन का? तो यूज ऑफ ड्रोन इन कमर्शियल, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस ऑपरेशन, रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। जो उपयोग होता है ड्रोन का कमर्शियल, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्विलेंस ऑपरेशन, जो कि रिड्यूस करता है मैन पावर के रिक्वायरमेंट को और कॉस्ट को। ड्रोन जो है वो ऑफर करता है लो कॉस्ट, सेफ और क्विक एरियल सर्वे को, डाटा कलेक्शन को, और ये काफी उपयोगी है इंडस्ट्री के लिए जैसे कि पावर, माइनिंग, रियल्टी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हम जानेंगे नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश इन अगस्त 2015। जो आपका नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है NAFCC, इसको एस्टैब्लिश किया गया था अगस्त 2015 में। तो कब एस्टैब्लिश किया गया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मकसद है कि ये पूरा करे जो कॉस्ट है एडेप्टेशन का क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में भारत में, पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो है एडवर्स इफेक्ट के कारण क्लाइमेट चेंज का। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है हम इसको समझते हैं। Considering the existing arrangement with NABARD as national implementing entity for adaptation fund under Kyoto Protocol and its presence across the country, NABARD has been designated as national implementing entity for implementation of adaptation project under NAFCC. कंसीडर करते हुए जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है नाबार्ड का नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी के तौर पे एडेप्शन फंड के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, और जो इसका प्रेजेंस है अक्रॉस कंट्री पे, नाबार्ड को डेजिग्नेट किया गया है कि ये जो है वो नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंप्लीमेंट करने के लिए एडेप्टेशन प्रोजेक्ट को NAFCC का। तो कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाबार्ड है। नाबार्ड जो है ये परफॉर्म करेगा रोल को फैसिलिटेट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन को, प्रोजेक्ट के आइडिया का, कॉन्सेप्ट को, स्टेट एक्शन प्लान के लिए क्लाइमेट चेंजेस का, प्रोजेक्ट के फॉर्मुलेशन के लिए, अप्रेजल के लिए, सैंक्शन के लिए, डिस्बर्समेंट के लिए फंड का, मॉनिटर और इवैल्यूएशन के लिए इसके कैपेसिटी बिल्डिंग का, स्टेक होल्डर का जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं। NAFCC का जो आउटकम फ्रेमवर्क है हम इसको समझते हैं। तो जो फंड लेवल आउटकम पैरामीटर वो कंसिस्ट करता है इन सारे पैरामीटर्स को। ये रिड्यूस करता है की रिस्क को जो कि एडवर्स इंपैक्ट के कारण होता है क्लाइमेट चेंज का वाटर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ये मैक्सिमाइज करेगा मल्टी सेक्टरल, क्रॉस सेक्टरल बेनिफिट को बेनिफिट करेगा, पूरा करेगा चैलेंजेस को वाटर और फूड सिक्योरिटी के लिए। ये ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और इनहेंस करेगा अवेयरनेस को कम्युनिटी के लिए। ये स्ट्रेंथन करेगा इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी को ताकि रिड्यूस किया जा सके रिस्क को जो कि एसोसिएटेड है क्लाइमेट इंड्यूस सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस से। UNEP, इसके बारे में हम जानेंगे UNEP के बारे में। इट वाज फाउंडेड इन 1972 फॉलोइंग द लैंडमार्क UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको फाउंड किया गया था 1972 पे जब लैंडमार्क UN कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर। तो तब फाउंड किया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। UNEP वाज कंसीव्ड टू मॉनिटर द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग विद साइंस एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू द वर्ल्ड एनवायरमेंटल चैलेंज। जो UNEP है इसको कंसीव्ड किया गया था कि ये मॉनिटर करेगा जो स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट है, इन्फॉर्म पॉलिसी को, साइंस और कोऑर्डिनेट करेगा रिस्पॉन्सेस को वर्ल्ड के एनवायरमेंटल चैलेंज को ध्यान में रख के। तो जो मेजर रिपोर्ट UNEP के द्वारा रिलीज किया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, ये सारे रिपोर्ट जो है ये UNEP के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जो मेजर कैंपेन UNEP के द्वारा चलाया जाता है तो बीट पॉल्यूशन, UN75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, जो इसका अचीवमेंट है। तो जब से ये क्रिएट हुआ है UNEP जो है वो काम कर रहा है काफी क्लोजली इसके 193 मेंबर स्टेट के साथ और अदर स्टेक होल्डर के साथ, ताकि ये गैल्वेनाइज कर सके वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट को और कोऑर्डिनेट कर सके एक्शन को एड्रेस करने के लिए जो वर्ल्ड का मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज है उसके लिए। ये जो है प्ले कर रहा है एक की लीडिंग रोल को, ताकि वो जो 50 मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है उसको डॉक्यूमेंट कर सके।
तो जो की माइलस्टोन है इसके टाइमलाइन के साथ उसको हम समझते हैं। तो 1972 पे मॉराइस स्ट्रॉन्ग को इलेक्ट किया गया था पहले हेड के तौर पे यूएनईपी के। 1973 पे यूएनईपी ने ओपन किया था पहला हेडक्वार्टर को। 2 अक्टूबर पे केनियाटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पे 1973 पे लीडर ने साइन किया था कन्वेंशन को प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप को लेके। 1973 पे स्टेट ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, और उसके बाद साइट जो है वो बन गया यूएनईपी के एडमिनिस्टर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट 1984 पे। 1974 पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का डेब्यू किया गया था। वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया था पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था यूएनईपी के द्वारा 5 जून को। जो थीम था इसका ओनली वन अर्थ था। तो पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 पे 5 जून को। थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। 1974 पे रीजनल सी प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था। 1976 में कन्वेंशन जो था प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन, जिसको कि हम बार्किलोना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया था 16 फरवरी 1976 में बार्किलोना पे। और ये फोर्स पे कब आया था? 1978 पे। 1979 पे स्टेट ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन को माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, जिसको कि हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये। यूएनईपी ने होस्ट किया है सेक्रेटेरिएट को बहुत सारे क्रिटिकल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट का, रिसर्च बॉडी का, जिसमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, वेना कन्वेंशन जो था आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेके, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कैरपाथ्रियन कन्वेंशन, बमाको कन्वेंशन और तेहरान कन्वेंशन। ये सारे कन्वेंशन भी थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।